एक गांव था जहां का जमींदार विजय सिंह नाम का एक लालची और मक्कार इंसान था। उसकी आंखों में केवल धन की चमक थी और दिल में इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। वह भोले भाले किसानों को मीठी बातों में फंसाकर उनकी खून पसीने की कमाई से अपना खजाना भरता रहता था। देख रहे हो नंदू, ये किसान भी गजब के होते हैं। जान तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन थाली में अक्सर सूखी रोटी ही मिलती है। बिल्कुल सरकार, और आप तो जैसे इनकी किस्मत के मालिक हो। आपकी समझदारी के सामने ये सब तो बस मिट्टी है। राजा कहलाने का असली मजा यही है। मैं इनसे ऐसे समझौते करवाता हूँ कि खेत ये जोतते हैं और अनाज मेरे गोदाम में भरता है। इनकी हालत ऐसी है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। जमींदार की चिकनी चुपड़ी बातों के बीच अचानक एक दुबला पतला किसान सामने आता है। नाम है सुभाष। सूखे चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती हैं। आंखों में थकी हुई चमक के बावजूद एक जिद, एक उम्मीद अब भी जिंदा है। मालिक, सुना है आप अपनी जमीन किराए पर देते हैं। मैं भी आपके खेत पर खेती करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। तो तुम भी किस्मत आजमाना चाहते हो? अच्छा है, हिम्मत तो है तुम में। चलो, जमीन दे दूंगा, लेकिन यूं ही नहीं। मेरी कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें आसान नहीं होंगी। सोच लो, संभाल पाओगे? जैसी आपकी मर्जी सरकार, मैं आपकी हर शर्त सिर झुकाकर मानने को तैयार हूँ। बस मुझे जमीन मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं और ईमानदारी से मेहनत कर सकूं। तो सुनो, पूरे साल खेत में जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी। बारिश हो या धूप, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब फसल तैयार होगी तो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, बीज, खाद, पानी सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। मैं बस जमीन दूंगा, बाकी सब तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है सरकार, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा हूँ और अब भी नहीं हटूंगा। चाहे धूप हो या तूफान, खेत को सींच कर ही दम लूंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। सुभाष को पता था कि शर्तें कठोर हैं, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कागजों पर दस्तखत किए और चुपचाप वहां से चल दिया। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, इस बार उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक है। अब तो जमीन मिल गई है, बस मेहनत करने की देरी है। इस बार अगर ठीक से काम किया तो फसल भी अच्छी होगी। आधी भले ही जमींदार ले जाए, पर आधी मेरे लिए भी काफी होगी। सुभाष दिन रात एक करके खेत में जुट जाता है। धूप, बारिश, थकावट, किसी चीज की परवाह नहीं। महीनों की मेहनत रंग लाती है। धान की फसल लहलहाने लगती है। फिर एक दिन वो कटाई शुरू करता है। फसल को बोरे में भरकर खेत में ही रख देता है। वाह, इस बार तो फसल उम्मीद से भी बढ़िया हुई है। अगर आधी भी गई तब भी कुछ तो घर ले जाऊंगा। सुभाष की शानदार फसल की खबर धीरे धीरे गांव में फैलती है और अंततः पहुंचती है जमींदार दुर्जन सिंह के कानों तक। हुजूर, एक जरूरी खबर है। सुना है कि सुभाष आज अपने खेत में फसल की कटाई कर रहा है। इस बार उसकी फसल बहुत ही उम्दा बताई जा रही है। गांव के कई लोग कह रहे थे कि इतनी अच्छी फसल तो सालों में किसी की नहीं हुई। लगता है उसने इस बार सच में जी जान से मेहनत की है। ओह, सच में? चलो, खुद ही देख आते हैं खेत पर। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आखिर कितनी उपज हुई है मेरी जमीन की। कहते हैं मेहनत की है, तो चलो देखते हैं उसकी मेहनत का फल। और हाँ, जरा लोगों से भी पूछ लेना कि कौन कौन तारीफ कर रहा था। सबका हिसाब रखना जरूरी है। विजय सिंह अपने मुनीम नंदू को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही उसकी निगाहें चमकने लगती हैं। अरे ओ सुभाष, लगता है इस बार तूने कुछ बढ़िया उगाया है। खेत की हरियाली दूर से ही आंखों को भा रही थी। ये तो तूने कमाल कर दिया भाई। जी सरकार, इस बार मैंने धान बोई थी। बड़ी मेहनत की है। देखिए ना, सारे बोरे भर चुका हूँ। सुबह से लेकर शाम तक खेत में ही पड़ा रहा। धूप हो या बरसात, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। बीज छांटे, पानी संभाला, कीड़े मकोड़ों से भी लड़ना पड़ा, पर हार नहीं मानी। मेहनत? अरे सुभाष, तुझसे ज्यादा तो मेरी जमीन ने काम किया है। ये उपजाऊ मिट्टी ही तो असली जादू है, वरना तेरी जैसी मेहनत तो सैकड़ों किसान करते हैं,
लेकिन हर किसी के खेत में ऐसी फसल नहीं लहलहाती। सरकार, जमीन उपजाऊ हो सकती है, लेकिन अगर किसान पसीना न बहाए तो उसमें कुछ नहीं उगेगा। इस बार मैंने जी जान लगा दी है। बस बहुत हो गया तुम्हारा उपदेश। मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर असली हकदार वही होता है जिसके नाम पर जमीन दर्ज है। समझौते के मुताबिक आधी फसल मेरी है और ये तय करने का हक भी मेरा है कि कौन सी आधी। जमींदार बिना कोई और बात सुने सबसे अच्छी फसल अपने हिस्से में चुनता है और सुभाष को सूखी कमजोर फसल थमा देता है और जाते हुए हंसते हैं। और सुभाष खड़ा रह जाता है, चुप, थका हुआ और टूटा हुआ। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना ही मिला? क्या यही है गरीब की किस्मत? कब तक दूसरों के दम पर जीता रहूंगा? कब वो दिन आएगा जब अपनी एक टुकड़ा जमीन होगी? कुछ महीनों बाद सुभाष का बेटा आकाश, जो शहर में मामा के पास पढ़ने गया था, गांव लौटता है। गांव में कदम रखते ही वह चौंक जाता है। सूखे खेत, मुरझाए पेड़, उदास चेहरों वाला गांव उसे पहचान में नहीं आता। पिताजी, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? हर चेहरा उदासी में डूबा है। खेत सूखे हैं, कुएं खाली और लोग जैसे उम्मीद ही छोड़ चुके हों। क्या सच में हालात इतने खराब हो गए हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। विजय सिंह जैसे जमींदार हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल विजय सिंह जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है न अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, अब बस बहुत हो गया। आप चिंता मत कीजिए। ये अन्याय अब और नहीं सहूंगा। आज से मैं खुद खेत संभालूंगा और उस लालची जमींदार को उसकी ही भाषा में, उसकी ही शर्तों पर जवाब दूंगा। अब हर चाल का जवाब मिलेगा और हमारी मेहनत का हक भी। अगले ही दिन आकाश पूरे आत्मविश्वास के साथ जमींदार दुर्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। दुर्जन सिंह उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे कहो, क्या बात है? जमींदार जी, अब तक पिताजी आपकी जमीन पर खेती करते आए हैं, लेकिन इस बार मैं खुद खेत संभालना चाहता हूँ। मुझे ठेके पर थोड़ी जमीन दीजिए ताकि मैं भी अपने दम पर कुछ कर सकूं, अपने परिवार और भविष्य के लिए। अरे वाह, अब तुम खेती करोगे? हाँ, बड़ा आया किसान बनने। जाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। खेती तुम्हारे बस की बात नहीं। पढ़े लिखे लड़के तो हल पकड़ने से पहले ही थक जाते हैं और खेत में उतरते ही गधे साबित होते हैं। नहीं जमींदार जी, ऐसी बातें मत कहिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन जड़ें तो मेरी इसी मिट्टी में हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती किसानी मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, मेरा धर्म है। और फिर आपने ही तो पिताजी को मेरी पढ़ाई के लिए मदद दी थी। अब वक्त आ गया है कि मैं वही कर्ज आपकी जमीन पर मेहनत करके चुका सकूं। बस एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का। दुर्जन सिंह थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर मुस्कुराता है, मानो उसके मन में कोई चाल आ गई हो। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। धन्यवाद देने की जल्दी मत कर लड़के, पहले मेरे कायदे कानून और शर्तें तो सुन लें। यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से चलती है। क्या शर्त है जमींदार जी, बताइए। दुर्जन सिंह मन ही मन सोचता है, ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता सुभाष हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये भी वही बेवकूफी करेगा। अच्छा सूरज, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है जमींदार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही होगा। आकाश ने जमींदार की हर शर्त सिर झुकाकर स्वीकार की और आंखों में दृढ़ निश्चय लिए चुपचाप अपने घर की ओर लौट पड़ा। अगले दिन से आकाश ने खेतों में पसीना बहाना शुरू कर दिया। इस बार उसने धान नहीं बल्कि एक नई सोच के साथ भुईमूंग की फसल लगाने का फैसला लिया। कुछ महीनों बाद भुईमूंग की फसल खेतों में लहराने लगती है। जैसे ही फसल पूरी तरह पक गई, आकाश ने कटाई का काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। ये खबर गांव में फैलते देर नहीं लगी। फसल की कामयाबी की खबर जब जमींदार विजय सिंह तक पहुंची, तो वह तुरंत आकाश के खेत की ओर रवाना हो गया। अरे आकाश, शर्त याद है ना तुझे?
आधा मेरा आधा तेरा। हाँ सरकार, सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। आपने ही तो कहा था ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए। अरे ये क्या चालबाजी है? ये तो ऊपर से धान जैसा दिखता है, लेकिन असल में तो नीचे भुईमुंग की फसल है। पिताजी कई सालों से धान लगाते आ रहे थे। मैंने सोचा इस बार कुछ नया करूं और भुईमुंग उगाए। अब आप अपना ऊपर का हिस्सा यानी पत्ते और डंठल ले जाइए और मैं नीचे का हिस्सा यानी भुईमुंग ले जाऊंगा। मैं इस घास फूस का क्या करूंगा? असली भुईमुंग तो तू पहले ही समेट ले गया। शर्त आपने रखी थी सरकार, अब उसे निभाना भी आपको ही पड़ेगा। इस तरह आकाश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से लालची जमींदार को उसकी ही शर्तों में फंसा दिया। वह सभी भुईमुंग घर ले गया और घास फूस जमींदार के हिस्से में छोड़ आया। सरकार, आज तक गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई आपको इस तरह मात देने की, और ये आकाश आपको आसानी से चकमा देकर चला गया। अरे वो छोकरा मुझे बेवकूफ बनाएगा। आने दो, अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ दिन बीत चुके थे। पिछली फसल में मिली जीत ने आकाश के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। अब वह और भी ज्यादा समझदारी से खेती करना चाहता था। वह फिर से जमींदार सेठ विजय सिंह के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? आपसे एक बार फिर कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। अरे ओ लड़के, तू फिर आ गया। अब क्या लेने आया है? पिछली बार तो मेरे साथ अच्छा मजाक कर दिया था तूने। सेठ जी, पिछली बार भी मैंने आपकी ही शर्तों पर खेती की थी। आपने ऊपर का हिस्सा मांगा था, मैंने नीचे रख लिया। अब अगर आप चाहें तो इस बार भी आपकी शर्तों पर ही खेती करूंगा। बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तेरी चालाकी में नहीं आने वाला। अगर जमीन चाहिए तो मेरी शर्तें सुन ले। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। यानी जो जमीन के नीचे है वो मेरा होगा और जो ऊपर है वो तेरा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इस बार ऊपर का भाग मेरा होगा। मैं पूरी मेहनत से खेती करूंगा। बात तय हो जाती है। आकाश फिर से अपने घर लौटता है। इस बार वह बड़ी सूझबूझ से खेती की तैयारी में जुट जाता है। पिछली बार भुईमुंग से सेठ को चकमा दिया था, लेकिन इस बार आकाश कुछ और सोच रहा था। वह गेहूं की फसल लगाता है, जिसमें पूरा अनाज ऊपर होता है और नीचे सिर्फ जड़ें। वाह, इस बार तो गेहूं की बालियों ने दिल खुश कर दिया। सारी मेहनत रंग ला रही है। अब देखता हूँ सेठ विजय सिंह क्या करता है। आने दो उसे, इस बार भी उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद सेठ विजय सिंह नौकर नंदू को साथ लेकर खेत पर आता है। अरे ये क्या? इस बार तो इसने गेहूं बो दिया है। ऊपर बालियां हैं, नीचे तो कुछ भी नहीं। इस लड़के ने तो फिर से मेरे साथ खेल कर दिया। मालिक, ये लड़का तो आपसे भी 4 कदम आगे निकल गया लगता है। पिछली बार नीचे का हिस्सा ले गया, अब ऊपर का सारा अनाज ले जाएगा। आकाश वहीं पास खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वह आगे बढ़कर विनम्रता से बोलता है। नमस्ते सेठ जी, आपने कहा था ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का आपका। अब देखिए, गेहूं की पूरी फसल का अनाज ऊपर है, यानी ये सब मेरा हुआ। आप चाहें तो जड़ें निकाल कर ले जाइए, आपकी ही हैं। अरे ये लड़का तो कमाल कर गया। मेरी ही शर्त पर मुझे ही बेवकूफ बना गया। मैंने सोचा था ये लड़का छोटा है, सीधा सादा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। हाँ मालिक, इसने तो आप जैसे चालबाज सेठ को भी 2 बार चकमा दे दिया। अब तो लगता है अगली बार ये गांव का राजा बन जाएगा। अब बहुत हो गया। इस बार तो इसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये लड़का उसमें बुरी तरह फंसेगा। सेठ विजय सिंह को हराना इतना आसान नहीं है, ये बात उसे समझ में आ जाएगी। और इस साल भी किशन ठेके पर जमीन लेकर फसल लगाने का सोचता है। वो मन ही मन कहता है, देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर आकाश उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए? क्यों नहीं आऊं? किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। अपनी जुबान पर काबू रख लड़के। ये क्या बक रहा है? इस काम के लिए आया है तो वही बात कर। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल,
इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलिए मैं जाता हूँ, अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर आकाश घर चला जाता है और फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है। इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और उसका साथी नंदू दोनों दोबारा आकाश के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार तो आकाश का दिमाग चकरा जाएगा। हाँ नंदू, इस बार मैंने बहुत बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी मेरा और नीचे का भी मेरा। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। इस बार मैंने अपनी पूरी चालाकी और दिमाग का सबसे बड़ा दांव खेला है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ ये आकाश का बच्चा कैसे बच पाएगा। गहरी बातचीत में डूबे दोनों कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आखिरकार खेत की मेड़ तक पहुँच गए। अरे सेठ जी, ये तो आपका भी बाप निकला। देखो इस बार इसने कौन सी फसल लगाई है? ये क्या? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा इसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी सिर्फ जड़ फूस आने वाली है। मैं फिर बेवकूफ बन गया। ठीक उसी समय आकाश वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना झोरी। तुमने इस बार भी मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं आपको क्या बेवकूफ बनाऊं सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाइए और बीच का मैं ले जाऊंगा। अरे ओ आकाश के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। अरे ओ नंदू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में उनको तरसाना ठीक नहीं है। उनका हक तो उनको मिलना ही चाहिए। इस तरह आकाश ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उन्हें वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।